18 फरवरी 1983 असम का नीलीगांव। सुबह के 8 बजे। धान के खेत कट चुके हैं और जमीन पर सिर्फ ठूंठ बचे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हीं खेतों में इंसानी हड्डियां और लाशें बिखरी पड़ी होंगी। सिर्फ 7 घंटों के अंदर? हाँ, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1800 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। और आज 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। और इस मामले में एक भी इंसान को सजा नहीं हुई है। आज हम इसी घटना की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ इस नरसंहार के बारे में नहीं बताते, बल्कि उस पूरी पृष्ठभूमि को सामने रखते हैं कि ये सब हुआ क्यों। जी, कि आखिर दशकों से असम में जो तनाव चल रहा था वो अचानक इस भयानक हिंसा में कैसे बदल गया। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अचानक हुआ दंगा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि 1983 में असम के हालात इतने विस्फोटक बने ही क्यों। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ब्रिटिश राज तक जाती हैं। अच्छा। 1838 में जब अंग्रेजों ने असम पर कब्जा किया तो उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। चाय के बागान लगाए, जूट की खेती शुरू की। हाँ। लेकिन इन कामों के लिए उन्हें मजदूर चाहिए थे, तो उन्होंने बिहार, बनारस, छोटा नागपुर और खासकर बंगाल से बड़ी संख्या में मजदूरों और किसानों को असम लाना शुरू कर दिया। ये प्रवासन या माइग्रेशन अंग्रेजों ने शुरू करवाया था। और ये कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। स्रोत बताते हैं कि असम बंगाल रेलवे बनने के बाद ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई। 1901 से 1951 के बीच, यानी सिर्फ 50 सालों में 50 साल। हाँ, असम में प्रवासियों की आबादी 138% बढ़ गई। 138%? जी, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट था। अब आप सोचिए, स्थानीय असमिया लोगों पर इसका क्या असर पड़ा होगा। जाहिर है उन्हें डर लगने लगा होगा। जब बाहर से इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, अपनी नौकरी, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, सब कुछ खतरे में नजर आने लगेगा। बिल्कुल। एक डर कि कहीं हम अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक न बन जाएं। बिल्कुल यही डर था। और ये डर सिर्फ हवा में नहीं था, डेमोग्राफी वाकई बदल रही थी। यही डर धीरे धीरे इकट्ठा होता गया और फिर 1970 के दशक के आखिर में एक बड़े आंदोलन की शक्ल में फट पड़ा। इसकी चिंगारी कहां से लगी? इसकी चिंगारी लगी 1979 में मंगलदोई लोकसभा सीट पर। मंगलदोई में ऐसा क्या हुआ? वहां उपचुनाव होने थे और जब चुनाव के लिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा था तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? ये आरोप लगा कि लिस्ट में करीब 45,000 ऐसे लोगों के नाम हैं जो अवैध प्रवासी हैं। 45,000? जी, ये खबर आग की तरह फैल गई और यहीं से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे हम सब आसू के नाम से जानते हैं, उसने एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। तो आसू की मांगे क्या थी? वो बस ये चाहते थे कि इन 45,000 लोगों को लिस्ट से हटाया जाए? नहीं, उनकी मांगे इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो एक स्थायी समाधान चाहते थे। अच्छा। उनकी मुख्य मांग थी कि 1991 को कट ऑफ साल माना जाए। मतलब 1951 के बाद जितने भी प्रवासी असम में आए हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों, उनकी पहचान की जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। और वोटर लिस्ट को सही किया जाए? बिल्कुल। लेकिन 1951 ही क्यों? उस साल में ऐसा क्या खास था? क्योंकि 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई थी और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC बनाया गया था। ओके। तो आसू का तर्क था कि ये एक साफ और आधिकारिक शुरुआती बिंदु है। इस आंदोलन को असम में भारी जन समर्थन मिला। कितना बड़ा था ये आंदोलन? इतना बड़ा कि 1980 के लोकसभा चुनाव असम की 14 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही हो पाए। बस 2 सीटों पर? हाँ, बाकी जगह चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार किया गया। इसके बाद सरकार पर दबाव बना और बातचीत का दौर शुरू हुआ। केंद्र में उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच लगभग 23 दौर की बातचीत चली। 23 दौर की बातचीत? लेकिन मामला फंस कहाँ रहा था? मामला उसी कट ऑफ तारीख पर फंस गया था। आंदोलनकारी 1991 की मांग पर अड़े थे, जबकि इंदिरा गांधी की सरकार 1971 को कट ऑफ तारीख बनाना चाहती थी। एक मिनट, ये 20 साल का फर्क तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार लाखों लोगों को नागरिकता देने के लिए तैयार थी जिन्हें आंदोलनकारी अवैध मानते थे। बिल्कुल। तो ये तो कभी सुलझने वाला था ही नहीं। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह अड़े हुए थे।
और जब ये बातचीत पूरी तरह टूट गई तब इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। क्या फैसला? जनवरी 1983 में उन्होंने असम में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी। चुनाव? ऐसे तनाव भरे माहौल में ये तो बहुत जोखिम भरा फैसला था। बिल्कुल। और वोटर लिस्ट का क्या हुआ? क्या उसे ठीक किया गया? यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। सरकार ने ऐलान किया कि चुनाव उसी 1979 की पुरानी विवादित वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे। क्या मतलब? ये तो आंदोलनकारियों के लिए एक सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। आसू के जो नेता दिल्ली में बातचीत के लिए आए थे, उन्हें लौटते ही एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे असम में माहौल एकदम से गर्म हो गया। तो इस फैसले ने समाज को पूरी तरह से बांट दिया होगा। दो फाड़ कर दिया। एक तरफ थे आसू और उनके समर्थक, जिनमें ज्यादातर असमिया भाषी लोग थे। उन्होंने चुनाव के संपूर्ण बहिष्कार का ऐलान कर दिया। और दूसरी तरफ थे बंगाली मूल के मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने वोट नहीं डाला तो उनकी नागरिकता पर हमेशा के लिए सवालिया निशान लग जाएगा। मतलब उनके लिए वोट डालना अपनी पहचान और अस्तित्व को साबित करने का एक जरिया बन गया था। हाँ, एक मजबूरी बन गया था। तो एक तरफ चुनाव का बहिष्कार और दूसरी तरफ वोट डालने की मजबूरी, ये तो सीधे सीधे टकराव की स्थिति बन गई। राव की जमीन पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। 14 फरवरी को चुनाव का पहला दिन था। आंसू ने धमकी दी कि जो कोई भी वोट डालेगा उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा और उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके बावजूद लोगों ने वोट डाला? हाँ, धमकियों के बावजूद डर के साए में कई बंगाली मुस्लिमों ने वोट डाला। इसके बाद हिंसा की छोटी मोटी घटनाएं शुरू हो गईं। माहौल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता जा रहा था। और प्रशासन क्या कर रहा था? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि हालात कितने खराब हो सकते हैं? अंदाजा तो था। स्रोत बताते हैं कि एक पुलिस अधिकारी ने चुनाव से पहले ही वायरलेस पर संदेश भेजा था। क्या संदेश था? कि नेली के आसपास के इलाके में लगभग 1000 लोग धारदार हथियारों के साथ जमा हो गए हैं और किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। मतलब पहले से जानकारी थी? लेकिन ये चेतावनी हवा में गुम हो गई। और फिर आया 18 फरवरी का वो दिन। उस दिन सुबह क्या हुआ था? स्रोतों में उस दिन की जो कहानियां हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। बोरबोरी गांव के एक शख्स थे, खैरुद्दीन। उनका अनुभव इस पूरी त्रासदी का चेहरा बन गया। उन्होंने बाद में बताया कि सुबह के करीब 8 बजे थे जब हजारों लोगों की एक भीड़ ने 3 तरफ से उनके गांव को घेर लिया। हजारों लोगों की भीड़? जी। उनके हाथों में तलवारें, भाले और बंदूकें थीं। लोग जान बचाने के लिए भागे। खैरुद्दीन के साथ क्या हुआ? वो भी अपने परिवार के साथ भागे। भागते भागते उन्होंने अपनी बेटी का शव जमीन पर पड़ा देखा। हे भगवान। थोड़ी दूर आगे गए तो उनकी आंखों के सामने उनके छोटे बेटे को मार दिया गया। वो अपने बड़े बेटे का हाथ पकड़कर कोपिली नदी की तरफ भागे, इस उम्मीद में कि नदी पार कर लेंगे तो बच जाएंगे। लेकिन नदी पार करते हुए भीड़ के धक्के में उनके बड़े बेटे का हाथ भी उनसे छूट गया और वो नदी में बह गया। मतलब उस एक दिन में कुछ ही घंटों के अंदर खैरुद्दीन का पूरा परिवार खत्म हो गया। ये सुनना ही इतना मुश्किल है, और ये तो सिर्फ एक परिवार की कहानी है। बिल्कुल। ऐसे न जाने कितने खैरुद्दीन होंगे उस दिन। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हेमेंद्र नारायण उस समय वहीं मौजूद थे। उनकी रिपोर्टिंग इस घटना का एक अहम दस्तावेज है। उन्होंने क्या लिखा? वो लिखते हैं कि हमलावरों का एक ही नारा था, हम इन विदेशी मियाओं को खत्म कर देंगे। इन्होंने हमें अपनी ही जमीन पर विदेशी बना दिया है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक? हाँ, नेली और उसके आसपास के 14 गांवों में मौत का ये तांडव चलता रहा। लेकिन पुलिस कहाँ थी? प्रशासन कहाँ था? जब पहले से हमले की आशंका थी तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यही इस त्रासदी का सबसे शर्मनाक पहलू है। पत्रकार अरुण शौरी ने बाद में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी। अच्छा। उसके मुताबिक पुलिस और प्रशासन को 3 दिन पहले से पता था कि हमला हो सकता है। उनके पास खुफिया जानकारी थी। 3 दिन पहले से? हाँ। फिर भी कुछ नहीं किया? कोई तैयारी नहीं की गई, कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया गया। और जब हमला शुरू हुआ तब? जब हमला शुरू हुआ तब भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स दोपहर 3 बजे पहुंची। 3 बजे? तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ये तो इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप ये है कि जब सीआरपीएफ की एक टुकड़ी उस तरफ जा रही थी तो उन्हें दूर से धुआं उठता हुआ दिखा। जब उन्होंने स्थानीय पुलिस से पूछा तो उन्हें जवाब मिला कि कुछ नहीं, किसान पराली जला रहे हैं। उन्हें गुमराह किया गया। मतलब ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, इसमें मिलीभगत की भी आशंका है। बिल्कुल, ये तो पूरे सिस्टम का फेलियर था। जब इतना बड़ा नरसंहार हो गया तो दिल्ली में बैठी सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या कहा?
नरसंहार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेली का दौरा किया। जब पत्रकारों ने उनसे इस हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी के बारे में पूछा तो वो बहुत नाराज हुई। नाराज हुई? हाँ। तो उन्होंने इसका ठीकरा सीधा सीधा चुनाव का विरोध कर रहे छात्र नेताओं यानी आसू पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार वो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, आसू का आंदोलन तो सभी विदेशियों के खिलाफ था, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। सही बात है। तो फिर नेली में सिर्फ बंगाली मुस्लिमों को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या इस आंदोलन को कोई और रंग भी दिया जा रहा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस पर एक अलग दृष्टिकोण सामने रखते हैं। क्या? कहा जाता है कि आरएसएस इस आंदोलन का समर्थन कर रहा था क्योंकि वो भी विदेशी घुसपैठ के खिलाफ थे। लेकिन आरएसएस और आसू की सोच में एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क था। वो फर्क क्या था? आसू के लिए असमिया पहचान का आधार भाषा थी, धर्म नहीं। अच्छा। उनका आंदोलन असमिया संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए था। इसलिए वो हर उस प्रवासी को बाहर करना चाहते थे जो असमिया नहीं था, चाहे वो हिंदू बंगाली हो, मुस्लिम बंगाली हो या नेपाली हो। और आरएसएस? वहीं आरएसएस इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहा था। उनकी परिभाषा में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी थे जिन्हें पनाह मिलनी चाहिए, और मुसलमान घुसपैठिए थे जिन्हें बाहर निकालना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि एक भाषाई पहचान का आंदोलन धीरे धीरे धार्मिक रंग ले रहा था। एक तरह से, हाँ। इसी संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी के एक भाषण का भी जिक्र आता है जो उन्होंने चुनाव से कुछ ही दिन पहले दिया था। हाँ, ये एक बहुत ही विवादित भाषण था। स्रोत के मुताबिक वाजपेयी में असम में एक सभा में कहा था, विदेशी यहाँ आ गए हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। अगर ये लोग पंजाब में आते तो लोग उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते। ये तो बहुत भड़काऊ बात है। बिल्कुल। हालांकि नीली नरसंहार के बाद वाजपेयी ने इसकी कड़ी निंदा की, लेकिन कई लोग मानते हैं कि चुनाव के ठीक पहले दिए गए इस भाषण ने माहौल को और भड़काने का काम किया। तो एक तरफ सरकार का चुनाव कराने का फैसला, दूसरी तरफ आंसू का बहिष्कार और तीसरी तरफ इस तरह के भड़काऊ भाषण, इन सब ने मिलकर नीली की जमीन तैयार की। हाँ। जब इतना सब हो गया तो क्या इसकी कोई निष्पक्ष जांच हुई? जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया, तिवारी कमीशन। कमीशन ने बहुत मेहनत की, गवाहों से बात की और 547 पन्नों की एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की। लेकिन वो रिपोर्ट कभी सार्वजनिक ही नहीं की गई। कभी नहीं। उसे सरकारी फाइलों में दफन कर दिया गया। बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्या उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसे सरकार छिपाना चाहती थी? रिपोर्ट के कुछ हिस्से बाद में लीक हुए और मीडिया में सामने आए। उनके मुताबिक रिपोर्ट में हिंसा के लिए आसू के भड़काऊ आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन रिपोर्ट में ये भी साफ साफ कहा गया था कि ये हिंसा पूरी तरह से सांप्रदायिक नहीं थी, बल्कि जातीय और भाषाई ज्यादा थी। अच्छा। रिपोर्ट में लिखा था कि कई जगहों पर असमिया हमलावर थे और पीड़ित हिंदू मुस्लिम दोनों थे, तो कहीं मुस्लिम हमलावर थे और असमिया पीड़ित थे। ये एक जटिल तस्वीर पेश करी थी। अगर रिपोर्ट में जिम्मेदार लोगों की तरफ इशारा था तो फिर किसी पर मुकदमा क्यों नहीं चला, किसी को सजा क्यों नहीं मिली? यही सबसे बड़ा सवाल है। 1800 से ज्यादा लोग मारे गए, 688 क्रिमिनल केस दर्ज हुए और फिर भी किसी एक को भी सजा नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब हमें 2 साल बाद 1985 में मिलता है। तब तक देश में सरकार बदल चुकी थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। जी। उन्होंने असम की समस्या को सुलझाने के लिए एक पहल की और आसू के नेताओं के साथ एक समझौता किया जिसे असम समझौता या असम अकॉर्ड कहा जाता है। और उस समझौते में ऐसा क्या था जिसकी वजह से नीली के गुनहगार बच गए? समझौते की कई शर्तें थीं, जैसे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए कट ऑफ तारीख 24 मार्च 1971 तय की गई। लेकिन समझौते की एक शर्त ये भी थी कि आंदोलन को खत्म करने के बदले में सरकार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े सारे केस वापस ले लेगी। सारे केस मतलब नेली वाले भी? सारे। और इसी एक शर्त ने नेली के पीड़ितों के लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो 688 क्रिमिनल केस, जिनमें 310 चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थीं, सब वापस ले लिए गए। मतलब एक राजनीतिक समझौते के लिए हजारों लोगों के न्याय की बलि चढ़ा दी गई। यही हुआ। पीड़ितों को उस समय मुआवजे के तौर पर सिर्फ 5,000 रुपए दिए गए और मामला हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। 5,000 रुपए? जी। तिवारी कमीशन की रिपोर्ट दशकों तक सरकारी दफ्तरों में धूल खाती रही। अब जाकर लगभग 42 साल बाद असम की मौजूदा सरकार उस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की बात कर रही है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी और डरावनी बात निकल कर आती है वो ये है कि नेली कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। बिल्कुल नहीं।
ये सालों के डर, राजनीतिक नाकामी और एक विवादित चुनाव का नतीजा था। हर लेवल पर सिस्टम फेल हुआ। सरकार, प्रशासन, पुलिस, सब ये सिर्फ लोगों का गुस्सा नहीं था, ये एक सुनियोजित और संगठित हिंसा थी जिसे होने दिया गया। ये दिखाता है कि जब पहचान की राजनीति को हवा दी जाती है, जब वोट बैंक के लिए समाज को बांटा जाता है और जब कानून का राज खत्म हो जाता है, तो उसका खामियाजा खैरुद्दीन जैसे आम इंसानों को भुगतना पड़ता है। नेडी की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। नहीं, ये उन हजारों लोगों की है जिनका सब कुछ छीन लिया गया और जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। नेली हमें याद दिलाता है कि जमीन, पहचान और नागरिकता का सवाल कितना संवेदनशील हो सकता है, और अगर इसे सही तरीके से ना संभाला जाए तो ये कितना विनाशकारी हो सकता है। सही बात है। अब 42 साल बाद जब तिवारी कमीशन की रिपोर्ट को फिर से खोलने की बात हो रही है, तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या इतने सालों बाद सच सामने आने से पुराने जख्म भरेंगे या फिर से हरे हो जाएंगे? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इतिहास के इन काले अध्यायों से हम वाकई कुछ सीखते हैं या बस उन्हें भूल जाने का